हाँ जी, तो बच्चों कल की क्लास में हमने सीखा था कि भाई कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर क्या होता है उसका प्रिंसिपल सीखा था कल हमने, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, जिसमें हमने ये बात करी थी कि अगर हम दो कंडक्टर्स को एक दूसरे के पास रखें, ये जनरल शेप बना रहा हूं मैं, कंडक्टर ए एंड कंडक्टर बी, और उन दोनों को चार्ज दे दें, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे दिया, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज दे दिया, देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड कैपेसिटर। इस सिस्टम की जो कैपेसिटेंस होती है दैट इज बेसिकली चार्ज ऑन वन कंडक्टर अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। ठीक है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम जनरली सिंपली ऐसे भी लिख देते हैं Q बाई V। तो ये C का फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q बाई V, इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ये किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस या किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है। अगर आपके पास कोई भी दो कंडक्टर्स हैं, आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लें और उसके साथ साथ चार्ज आपको पता हो तो बहुत इजी होता है कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना। कल हमने जो लास्ट टॉपिक किया था दैट वाज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट थी, एक नेगेटिव प्लेट थी, और इन दोनों के प्लेट्स के बीच जो सेपरेशन थी दैट इज स्मॉल d एंड द एरिया ऑफ द प्लेट इज कैपिटल A। दिस सिस्टम इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसकी जो कैपेसिटेंस होती है बच्चे, उसका फॉर्मूला हमने किया था A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, where A is area, D is separation, epsilon naught is absolute permittivity। और मैंने एक छोटा सा पॉइंट बताया था कि अगर हम इस स्पेस को फिल कर दे विद सम डाइलेक्ट्रिक or insulator, then in that case the capacitance will become Cm means capacitance with medium, that is A epsilon naught epsilon R by D। तो ये मैंने कल आपको बताया था, डायरेक्ट रिजल्ट मैंने बोला था कि ये ऐसे होता है। अब हम इसकी डेरिवेशन भी करेंगे। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक शीट, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर, उसका क्या बिहेवियर होता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हमने कंडक्टर के बिहेवियर की बात करी थी, उसी तरह से अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक लगा दें, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन बिटवीन रख दें, तो उसके साथ क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक में ऐसा क्या होता है जिससे कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। फाइनली हम यहाँ तक पहुंचेंगे, उसके बाद हम ड्राइव करेंगे। इससे पहले हम बात करेंगे व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स, टाइप्स करेंगे इसकी, क्या क्या टाइप्स होती हैं। उसमें नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं और पोलर होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टडी कि अगर हमारे पास एक इस तरह का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके बीच में हमने यहाँ पर जो स्पेस है, उस स्पेस में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दिया। दिस इज ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। एक पॉजिटिव प्लेट है बच्चे और एक नेगेटिव प्लेट है, एक कैपेसिटर बन गया। तो यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहाँ पर जो मैंने अभी बनाई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमने बाहर से लगाई है, एक्सटर्नल फील्ड जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ। उसमें जब मैंने ये रेड वाली डाइलेक्ट्रिक शीट रखी तो जो नेट कैपेसिटेंस आएगी वो किसके बराबर आएगी। इस केस में क्या है कि जो डाइलेक्ट्रिक है इट इज फिलिंग द स्पेस बिटवीन कैपेसिटर बट पार्शियली, कंप्लीटली नहीं फिल कर रहा। यहां मैंने कंप्लीटली बोला था, पूरी तरह से फिल कर दिया। तो यहां पर अगर सेपरेशन कैपिटल D है, डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस हम T लेके चलेंगे, तब एक्सप्रेशन निकालेंगे कैपेसिटेंस का। ये हमारा आज का काम है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर डाइलेक्ट्रिक की जगह हम सेम अरेंजमेंट बना दें मेटल शीट के साथ, तो मेटल शीट के साथ हमारे पास जो कैपेसिटेंस आती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये दो तीन केसेस आज हम करेंगे। कल की क्लास में हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस को बेसिक स्टडी करेंगे, और फिर डाइलेक्ट्रिक वाले कुछ और क्वेश्चंस जो हैं वो हम कल करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। एक मिनट जरा। हाँ जी बच्चों, तो पहले हम देखने वाले हैं कि डाइलेक्ट्रिक कितने तरह के होते हैं। डाइलेक्ट्रिक को हम इंसुलेटर भी बोलते हैं। देखिए, एक होते हैं बच्चे पोलर, दूसरी टाइप होती है नॉन पोलर। जो पोलर वाली टाइप है बच्चे, उसमें परमानेंट डाइपोल्स आर प्रेजेंट।
परमानेंट डाइपोल्स आर प्रेजेंट। वो डाइपोल्स कहां से आएंगे? बेसिकली जो उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं मीडियम के आर ऑफ डाइपोल शेप। जिस तरह के डाइपोल्स होते हैं उसी शेप के हमारे पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। किस तरह की शेप होती है? इस तरह के उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह की शेप से। मींस नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो मॉलिक्यूल के अंदर होता है या एटम के अंदर होता है उसमें एक स्मॉल सेपरेशन होती है डी। जब पॉजिटिव और नेगेटिव स्मॉल सेपरेशन पर हो, इक्वल और ऑपोजिट हो, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड डाइपोल। तो ये इस तरह के एटम्स और मॉलिक्यूल्स की शेप होती है, तो दे आर कॉल्ड पोलर डाइपोल्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अगर ऐसा हो तो नॉन पोलर में क्या होता है? नॉन पोलर में ऑलरेडी परमानेंट डाइपोल्स नहीं होते। पॉजिटिव चार्ज जो होता है सेंटर पे होता है और नेगेटिव जो होता है हम इस तरह से मान सकते हैं कि उसके अराउंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्योंकि आपको पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एक फिक्स पोजीशन तो होती नहीं है, वो घूमता रहता है एंड देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में शेप हम इस तरह से बोल सकते हैं कि वो स्फेरिकल शेप के उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं इन केस ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है बच्चों। अब अगर हम इन डाइलेक्ट्रिक्स के दो डायग्राम बनाए तो वो किस तरह से बनते हैं? अगर हम बात करें पोलर की, तो पोलर के जो एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं दे हैव डाइपोल्स, they are like dipoles but they are always randomly oriented like this। इस तरह से वो एक दूसरे के साथ ओरिएंट होते हैं इनसाइड द मटेरियल। इसका मतलब है कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव। तो इस तरह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगाते हैं, दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। अगर मैं इनकी डाइपोल मोमेंट्स बनाऊं, अगर हम ये एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें एटम्स नहीं बनाते, डाइपोल मोमेंट्स बनाते हैं, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट्स हैं, बट दे आर नॉट इन ऑर्डर, दे आर ओरिएंटेड रैंडमली। किसी की डायरेक्शन कुछ, किसी की डायरेक्शन कुछ। तो क्या होता है अगर हम देखें कि इस पूरे डाइलेक्ट्रिक की कोई डाइपोल मोमेंट है तो वो नहीं होती, वो जीरो होती है। क्यों? क्योंकि सारे ही डाइपोल्स रैंडमली ओरिएंटेड हैं। नेट डाइपोल मोमेंट कैसे निकलती है? अगर आपके पास मान लो ये दो डाइपोल्स हैं इस तरह से, तो उसकी नेट डाइपोल मोमेंट ऐसे रिजल्टेंट फाइंड करके हम फाइंड करते थे। यहां पर बहुत ज्यादा डाइपोल्स हैं हमारे पास 3D में, बट वो सारे के सारे ही रैंडमली ओरिएंटेड हैं। एक की डाइपोल मोमेंट को दूसरा कैंसिल करता है, दूसरे की डाइपोल मोमेंट को तीसरा कैंसिल करता है, तो इस तरह से वो एक दूसरे को पेयर्स में कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, इस तरह की शेप होती है। वाटर को आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं नॉन पोलर की, तो बच्चों नॉन पोलर में पॉजिटिव उसके अराउंड नेगेटिव, पॉजिटिव उसके अराउंड नेगेटिव, तो उसमें तो ऑलरेडी कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसमें डाइपोल्स ही नहीं है, तो डाइपोल मोमेंट भी नहीं होगी। मींस अगर हम बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना लगाएं, अगर हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको मैं अभी यहाँ पर ई नॉट लिखूंगा, अगर एक्सटर्नल फील्ड हमारे पास जीरो है, मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने नहीं लगाए रखी, तो नॉन पोलर जो है वो इस तरह का नजर आएगा अगर आप उसको इमेजिन करेंगे, और पोलर ऐसा नजर आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है और ये नॉन पोलर है। But now we will see कि when we place this dipole or insulator inside an external field, then what happens? अगर हम एक डाइपोल ये वाला उठा ले, यहां से एक डाइपोल को उठा लेते हैं, यहां से यहां बना देते हैं, जूम कर देते हैं इसको थोड़ा सा, और लेट अस सपोज एक एक्सटर्नल फील्ड में हमने उसको लगा दिया, ये हमारे पास वहां पर ई नॉट है एक्सटर्नल फील्ड। तो ऑलरेडी आप लोग ये स्टडी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, पिछले हमारे कुछ लेक्चर्स में, कि इस डाइपोल पे टॉर्क लगेगा, पॉजिटिव इधर जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। मींस ये वाला डाइपोल घूम जाएगा और घूम के ऐसा हो जाएगा प्लस माइनस, है ना। इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, जैसे कि हमने पोटेंशियल वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। तो ये डाइपोल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा जब हम बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। ये सारे के सारे डाइपोल ही अगर हम एक्सटर्नल फील्ड लगा दें यहाँ पर बच्चों, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये सब अलग अलग एंगल्स पे ओरिएंटेड हैं,
बाहर से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो कि ई नॉट है उसको अगर बढ़ाते चले जाएं तो इन सब पे टॉर्क लगेगा और ये सारे धीरे धीरे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे और अरेंज होने के बाद जो इस डाइलेक्ट्रिक की शेप है, जो इसके अंदर की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बन जाएगी। आप देखिए ध्यान से कैसी हो जाएगी। ये डाइपोल्स नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस तरह से ये ओरिएंट हो जाएंगे इन पर्टिकुलर ऑर्डर। इन सबकी डाइपोल मोमेंट किधर चली जाएगी? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां देखो डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, अगर आपको याद हो तो सिमिलरली यहां पर भी डाइपोल मोमेंट हर किसी एटम की या मॉलिक्यूल की, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल, तो वो सारे के सारे ओरिएंट हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। अब ये जो सरफेस है बच्चे, ये वाला जो सरफेस है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे सारे नेगेटिव इस साइड पर आ चुके हैं, और इस सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन ये जो अंदर वाले पॉजिटिव नेगेटिव हैं, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते चले जाएंगे, मीन सब ऐड हो जाएंगे ऑब्वियसली कि इन सब की डाइपोल मोमेंट अभी एक डायरेक्शन में ही है। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में बना के देखें तो ऐसे आपके पास 3 डाइपोल मोमेंट्स हैं ऊपर वाले डायग्राम में, तो ये तीनों डाइपोल मोमेंट्स ऐड होके इस डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड वाले डायरेक्शन पे नेट डाइपोल मोमेंट हमें मिल जाएगी। तो इस प्रोसेस को बच्चे बोला जाता है पोलराइजेशन। डाइपोल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अरेंज होना और उसके बाद सरफेस पे चार्जेस का एमिट होना, जो सरफेस है हमारा डाइलेक्ट्रिक का, वहां पर चार्जेस का आ जाना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। और इसको इंडक्शन भी बोलते हैं। इंडक्शन में बेसिकली हम मेटल की बात करते थे लास्ट जब हमने स्टार्ट किया था ये वाला यूनिट, उसमें तो जस्ट वो जो चार्जेस सरफेस पे आते थे हम उसको बोलते थे इंड्यूस चार्जेस। ऐसे ही यहाँ पर भी इनको इंड्यूस चार्जेस ही बोलेंगे। ये इंड्यूस ही हुए हैं सरफेस पे, बट हुए कैसे हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन। अगर हम बात करें यहाँ पर इन एटम्स की जो नॉन पोलर थे, उनके साथ क्या होगा जब हम एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे? उनके साथ क्या होगा? लेट अस ड्रॉ वन एटम हियर, ये पॉजिटिव और ये इसके अराउंड नेगेटिव। ठीक है बच्चे, ऐसे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, एक पॉजिटिव है और एक इसके अराउंड नेगेटिव है। ये नेगेटिव यहाँ पर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब जब आपने फिर से यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड लगाई तो इमेजिन करिए कि ये पॉजिटिव भागेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे इधर फोर्स लगेगी, और जो नेगेटिव चार्ज है उस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। ये आपको पता है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चला जाता है और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट चला जाता है, इधर फोर्स लगती है ऑपोजिट। तो इसकी शेप भी कैसी हो जाएगी? इसकी शेप इस तरह से हो जाएगी, पॉजिटिव यहाँ पर बन जाएगा, नेगेटिव यहाँ। मतलब जो फाइनल इफेक्ट है हमारे पास वो यही आएगा जो मैंने आपको पोलर के केस में बताया। वैसे ही नॉन पोलर के केस में भी जो डाइपोल्स हैं वो इस तरह से अरेंज हो जाते हैं इन ए पर्टिकुलर मैनर। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अब हम देखते हैं इस पोलराइजेशन से जो हमने ई नॉट लगाई थी एक्सटर्नल फील्ड, क्या उस पर कुछ इफेक्ट पड़ा? लेट अस सी दैट। देखिए, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक अगर हम बात करें तो इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज इस साइड पर है, नेगेटिव इस साइड पर है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी बच्चे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, देखिए रेड कलर में इस तरफ, यहां पर मैंने एरो लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनेगी बच्चों, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलेंगे ईपी वेक्टर। ईपी का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज ड्यू टू पोलराइजेशन, पोलराइजेशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर अगर हम देखें तो बच्चों डाइलेक्ट्रिक के अंदर अभी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, एक है ये वाली एक्सटर्नल फील्ड जो हमने लगाई थी, और एक जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है या पोलराइजेशन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, क्योंकि ये 2 वेक्टर्स हैं और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, that will be E naught minus EP. This is the net electric field inside the dielectric when we placed it inside an external electric field. तो E naught यहाँ पर external field है और EP is electric field due to polarization. अब यहाँ पर ये जो चार्जेस आए हैं सरफेस पर, अगर हम इन चार्जेस की बात करें तो these charges are called bound charges. बाउंड चार्जेस, बाउंड इसलिए क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक के चार्जेस हैं दोनों, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, ये कहीं जा नहीं सकते। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल में होते हैं, वो
लूजली बाउंड होते हैं उनको आप मूव करवा सकते हो। ये बाउंड चार्जेस हैं, इनको न्यूक्लियस ने टाइटली बाउंड करके रखा हुआ है क्योंकि ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। अब ये जो बाउंड चार्जेस हैं ये सरफेस पर अपीयर हुए हैं, इसके कारण सरफेस पे हमारे पास आ जाएगी बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है बच्चों, और उस बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम बोलेंगे सिग्मा पी। ये सारे जो टर्म्स हैं उससे रिलेटेड ही है पोलराइजेशन के साथ। बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी इज बेसिकली चार्ज ऑन द सरफेस पर यूनिट एरिया, वही डेफिनेशन है जो हमारे पास पहले होती है। तो अभी हमारे पास क्या क्या नई चीजें आई हैं यहाँ पे समझने के लिए। एक हमारे पास आ गया बच्चों सिग्मा पी, एक आ गया ईपी। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी ई नॉट माइनस ईपी, और पोटेंशियल डिफरेंस भी जो होगा वो भी चेंज होगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं। तो ये चीजें यहाँ पर हमारे पास आई हैं। अब कुछ टर्म्स हैं बच्चे जो भी हमने यहाँ पे स्टडी किया, इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, वो डेफिनेशंस पहले हम करेंगे। जिसमें सबसे पहले है हमारे पास पोलराइजेशन वेक्टर, क्योंकि अभी हमने जो प्रोसेस करी है उसको बोला जाता है पोलराइजेशन। उससे रिलेटेड हमारे पास है पोलराइजेशन वेक्टर, इसको हम कैपिटल पी वेक्टर बोलते हैं। स्मॉल पी वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है डाइपोल मोमेंट, सब बच्चे ध्यान देंगे। और कैपिटल पी वेक्टर जो होता है वो यहां पर होता है पोलराइजेशन वेक्टर। अब इसकी डेफिनेशन है कैपिटल पी वेक्टर की, दिस इज डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब हम डाइपोल मोमेंट को वॉल्यूम से अगर हम डिवाइड कर दें, क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक है ना बच्चे इस तरह का 3D शेप है, एक शीट है या स्लैब है, तो यहाँ पर 3D में एक्चुअली डाइपोल्स जो थे वो सारे अरेंज हो रहे थे ऐसे एक डायरेक्शन में 3D में। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा वॉल्यूम कंसिडर करते हैं, उस वॉल्यूम के अंदर देखते हैं बच्चों हम कि कितनी डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुई है। दैट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। अब डाइपोल मोमेंट के यूनिट्स होते हैं बच्चे हमारे पास कूलम मीटर, और वॉल्यूम के यूनिट हमारे पास होंगे मीटर क्यूब। तो ये कट जाएगा तो ये बनेगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। एंड यू कैन सी कि ये यूनिट तो बच्चे सरफेस चार्ज डेंसिटी वाले हैं, सिग्मा वाले। तो इसका मतलब है कि ये जो पोलराइजेशन वेक्टर है पी वेक्टर, दिस इज आल्सो इक्वल टू सिग्मा पी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको प्रूव भी कर सकते हैं। अगर हम इस पूरे वॉल्यूम की बात करें, सरफेस पर अगर हमारे पास चार्ज आया क्यू पी, और ये लेंथ हम ले लें यहां से लेके यहां तक, स्मॉल लेंथ एल, और टोटल वॉल्यूम अगर जो हमने कंसीडर किया रेड वाला उसका वॉल्यूम ले लें एल क्यू, छोटा सा वॉल्यूम जो हमने कंसीडर किया था, तो एक एल से एक एल कट जाएगा, नीचे स्क्वायर बचेगा, चार्ज अपॉन एरिया इज सिग्मा पी। तो जो पोलराइजेशन वेक्टर होता है इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा पी इज कॉल्ड बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है बच्चे, इसके बराबर होता है, और ये इसका यूनिट होता है, और इसकी डेफिनेशन है पोलराइजेशन डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे ही बच्चे एक और डेफिनेशन है वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1 मार्क में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिकल सस्केप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी, इसको हमने इस तरह काई से डिनोट करते हैं। दिस सिंबल इज कॉल्ड काई। इसके पैर में ई लगा देते हैं, क्योंकि जब हम मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर हमारे पास मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी भी आएगी, तब हम काई एम लिखेंगे। अभी हम बोलेंगे इसको काई ई। तो दिस इज अ सिंबल। अब ये क्या होता है देखो, इसको डिफाइन करेंगे। इसको डिफाइन करने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट किए और ये देखा कि जो पोलराइजेशन वेक्टर होता है बच्चे पी वेक्टर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई ना बच्चे बाहर से, पोलराइजेशन वेक्टर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बट देयर इज अ कंडीशन फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ ई नॉट। अगर ज्यादा हाई वैल्यूज पे चले जाएंगे तो ई नॉट का स्क्वायर भी हो जाता है, लेकिन वहां पर हम नहीं जा रहे अभी। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए जो पोलराइजेशन वेक्टर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट। अब यहां से अगर हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाएं तो दो कांस्टेंट्स लगते हैं बच्चे यहां पर। एक लगता है एप्सिलॉन नॉट, एक लगता है काई, और उसके साथ साथ हमारे पास ई नॉट। ठीक है,
तो ये हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला बन के आता है। तो दिस इज कॉल्ड, यहाँ पर जो मैंने काई इंट्रोड्यूस किया है, दिस काई इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सस्केप्टिबिलिटी। यहाँ पर एक्चुअली सारा कुछ मीडियम के अंदर हो रहा है, पोलराइजेशन भी मीडियम के अंदर है, इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है मीडियम के अंदर वाली वही लिखते हैं। यहाँ पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही लिखी जाती है, और ये जो एप्सिलॉन है बच्चे, वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी की जगह हमारे पास मीडियम की परमिटिविटी होगी। तो अगर हम काई निकालें यहाँ से, काई ई, तो दैट इज पोलराइजेशन वेक्टर पर यूनिट परमिटिविटी पर यूनिट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर दो कांस्टेंट्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। ऐसा क्यों किया? हम एक कांस्टेंट भी इंट्रोड्यूस कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन जो काई है ना बच्चे, दैट इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट। हमने खुद जानबूझ के इसको बनाया है ऐसा, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल्स का काई हमें चाहिए होता है। जब हम मटेरियल्स की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, तो हम वहां पर एक इस तरह का कांस्टेंट चाहते हैं जिसके डायमेंशंस भी ना हो, उसको हैंडल करना इजी होता है। तो हमने एप्सिलॉन नॉट लगाया साथ में, ठीक है। उस वजह से ना ये जो है ये डायमेंशनलेस बन गया। आप देख सकते हैं, अगर आप इसका डायमेंशंस कैलकुलेट करें, इसके कोई डायमेंशंस नहीं होंगे, क्योंकि ऊपर वाले फैक्टर के डायमेंशंस जो है कूलम पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग आएंगे, और नीचे वाले की अगर आप सॉल्व करेंगे तो वही आएंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि ये है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। एंड इट इज द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर टू द अप्लाइड फील्ड। ओके, अनदर डेफिनेशन इज एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। अब ये एटम लेवल पे हम चले गए। जो हम अभी बात कर रहे थे जी कि कैपिटल P वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, है ना, इसकी बात कर रहे थे इनसाइड द मीडियम। अब हम डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे। डाइपोल मोमेंट भी तो बच्चे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना एक्सटर्नल फील्ड के, डाइपोल मोमेंट, क्योंकि बेसिकली ये कौन सी है, इंड्यूस्ड वाली। पहले सारे रैंडमली ओरिएंटेड थे इस तरह से डाइपोल्स, जब आपने बाहर से फील्ड लगाई ये सारे ओरिएंट हो गए। तो ये चीज किस पे डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी हमेशा एक्सटर्नल फील्ड पे डिपेंड करेगी ये चीज। तो ये जब उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस केस में हम फिर जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करेंगे, वो बनेगा, हाँ जी, क्या बनेगा? यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करते हैं एप्सिलॉन नॉट, और एक अल्फा आ जाता है यहाँ पे, ये अल्फा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये अल्फा है, और साथ में आ जाता है ई नॉट, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर अल्फा इज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट एब्सोल्यूट परमिटिविटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज कॉल्ड एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। इनमें आपस में रिलेशन भी होती है। देखो, ये सेम पैरामीटर है काई जैसा, बट काई इज फॉर मटेरियल, फॉर कंप्लीट मटेरियल, एंड दिस इज फॉर एन एटम। अब एटम के अंदर तो ज्यादातर वैक्यूम होता है ना हमारे पास, इसलिए हम देखो यहाँ पर जो एप्सिलॉन भी लिख रहे हैं वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी लिख रहे हैं और एक्सटर्नल फील्ड लिख रहे हैं। तो इन दोनों में आपस में भी रिलेशन होती है। अगर हम काई लिखना चाहते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू अल्फा कर दें तो हमारे पास काई आ जाता है, ठीक है। बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपने जस्ट डेफिनेशंस जो है ये ध्यान में रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ये क्या होता है? और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हाँ जी, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की बात कर रहे थे। ये क्या होता है? देखिए, अगर हम यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, यहां तक तो हम पहुंच गए थे बच्चों कि जब हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तो इस तरह से डाइपोल्स जो है अरेंज हो जाते हैं। अब यहाँ नेगेटिव है हमारे पास बहुत सारा, इस सरफेस पे यही लेके चलते हैं, नेगेटिव है, और इस सरफेस पर पॉजिटिव है ना, हर किसी के साथ ऐसे ही हो रहा है। अब एक्सटर्नल फील्ड जो ई नॉट है, अगर हम उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो क्या होगा? एक मॉलिक्यूल को देखेंगे, इसका नेगेटिव पॉजिटिव, और हमने ये बाहर से एक्सटर्नल फील्ड जो है उसको बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, इंक्रीज करते रहे, तो क्या होगा? इसका साइज धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। लेकिन एक वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ज्यादा कि यहाँ पर जो
कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, या यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एटम्स की, एट न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन्स की, वो वीक रह जाएगी और बाहर की जो एक्सटर्नल फील्ड है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, ये नेगेटिव यहाँ से बाहर निकल आएगा और ये पॉजिटिव इधर से इजेक्ट हो जाएगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाएंगे और न्यूक्लियस वाला जो साइड हमारे पास पॉजिटिव पार्ट है वो अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बट आपने एटम्स को ब्रेक कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स अलग कर दिए, आयोनाइज कर दिया, तो उससे क्या हो गया, उससे हमारे पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मटेरियल में आ गए। दिस थिंग इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ये आयोनाइजेशन जैसी ही प्रोसेस है, बट आयोनाइजेशन बहुत तरीके से होती है। बाहर से हम कोई, अगर एटम के अंदर हम बाहर से कोई फोटोन भी इंसिडेंट करें या कोई दूसरा पार्टिकल इंसिडेंट करें तो आयोनाइजेशन हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है, और इसमें जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ये वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हम किसी इंसुलेटर पर अप्लाई कर सकते हैं ब्रेकडाउन से पहले पहले। जिस मैक्सिमम फील्ड को आप अप्लाई कर सकते हैं कि ब्रेकडाउन ना हो, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट मीडियम। जैसे कि मैंने कल बताया था कि एयर के केस में इट इज 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। तो उस केस में अगर हम इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन है। Now coming to an important relation जो 1 मार्क में ड्राइव करने के लिए पूछी जाती है, रिलेशन बिटवीन सस्किप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। काई मैंने अभी बताया आपको सस्किप्टिबिलिटी है, और इसके बारे में तो आपको पता है, इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं और इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो इसको हमने जस्ट ड्राइव करना है, तो बहुत इजी है। अभी जो हमने रिलेशन लिखी थी E is equal to E0 minus EP, this is the electric field, net electric field। अगर मीटिंग फिनिश होगी मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा। इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, एंड व्हाट इज EP, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, एंड E0 इज एक्सटर्नल फील्ड। अब हम इन सबको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे इन चीजों को। तो यहां पर हम लिख सकते हैं E is equal to E0 minus EP is the electric field inside the dielectric which is polarization upon epsilon, polarization upon epsilon naught। ऐसे लिखते हैं पहले इसको, लेट मी राइट। ओके, देखो ये होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये एक्सटर्नल फील्ड, और जो EP है पोलराइजेशन वो है सिग्मा P बाय एप्सिलॉन नॉट। बात तो वही है ना। देखो डाइलेक्ट्रिक के अंदर हमारे पास पॉजिटिव इस तरफ था, नेगेटिव इस तरफ था, एक्सटर्नल हमारा पॉजिटिव यहां होता है, नेगेटिव यहां होता है, क्योंकि जो हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करी बच्चों वो इस डायरेक्शन में है और डाइलेक्ट्रिक इस डायरेक्शन में है। ये ऊपर वाली E0 है, नीचे वाली EP है। अब जो EP है वो बाउंड चार्जेस की वजह से है, उसका फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा P बाय एप्सिलॉन नॉट, और जो E0 है वो फ्री चार्जेस की वजह से है। फ्री चार्जेस कहाँ है, मेटल की प्लेट्स के ऊपर, ये मेटल है, यहाँ पर हमारे पास होते हैं फ्री चार्जेस, तो फ्री चार्ज डेंसिटी भी होगी यहाँ पे। तो ये हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन पहले से ही हैं, ये हमने लिख ली। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है मुझे, E0 नहीं आएगा, एप्सिलॉन आएगा, क्योंकि हम मीडियम के अंदर है। अब हम क्या करेंगे, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, इसको क्या पुट कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू P पोलराइजेशन। ठीक है, ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही रहने देते हैं, P को सब्स्टिट्यूट कर देंगे काई इंटू एप्सिलॉन इंटू E डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, है ना। ये अभी जो हमने रिलेशन करा था कि पोलराइजेशन वेक्टर इन चीजों के बराबर होता है, ये आ गया यहां से हमारे पास। मैं वापस से इसको E0 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं इस एक्सप्रेशन को, तो उससे हमारे पास बेनिफिट हो जाएगा। इसको E0 लिख रहा हूं मैं, और यहां पर जो है ये कट गए दोनों, काई इंटू E बचा। अब इस फैक्टर को उस तरफ ले जाएंगे, E प्लस काई इंटू E,
ये बन गया ई नॉट, यहाँ पर ई कॉमन आएगा 1 प्लस काई ई नॉट, और 1 प्लस काई इज इक्वल टू ई नॉट बाई ई, ये हमारे पास आ गया। तो जो ई नॉट बाई ई है दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में डेरिवेशन करी थी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज फोर्स इन वैक्यूम सॉरी, इट इज फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम। तो जो वैक्यूम वाली फोर्स है वो एफ नॉट होती है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में भी लिखें तो हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये सिंपल सी डेरिवेशन जो है ये आपने करनी है, विच इज 1 प्लस काई इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। और ये फॉर्मूला वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास किसी भी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और आप काई निकालना चाहते हैं तो उसमें से 1 को माइनस कर दें जस्ट, और अगर आपके पास काई है, आप एप्सिलॉन आर बताना चाहते हैं तो काई में 1 ऐड कर दें तो आपके पास एप्सिलॉन आर आ जाएगा। तो ये जो अभी हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स किए हैं कैपेसिटर के साथ रिलेटेड डाइलेक्ट्रिक्स के, इसमें से क्या क्या आएगा अभी एग्जाम में। इसमें से एग्जाम में ये डेरिवेशन छोटी सी आ सकती है, 1 प्लस काई इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। इसके साथ साथ 1 मार्क क्वेश्चन जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, वो सब आएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि जब डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं किसी एक्सटर्नल फील्ड में या कैपेसिटर के अंदर, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रिड्यूस हो जाती है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस क्यों हो रही है? क्योंकि पहले से हमने एक ई नॉट लगाई थी, अब एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड आ चुकी है ईपी, जो पोलराइजेशन के कारण आई है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए हमेशा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिड्यूस हो जाती है। अब हम इसका इफेक्ट देखेंगे कैपेसिटेंस पे क्या पड़ता है, क्योंकि हम कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक शीट्स जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, जैसे कि हमने पहले बात करी थी। तो लेट अस सी द इफेक्ट। तो ये क्वेश्चन तो एज इट इज डेरिवेशन आती है 3 मार्क्स। ये स्कूल्स में डेरिवेशन और सीबीएसई में डायरेक्ट आती है, और ये फॉर्मूला जो है वो नीट में यूज होगा। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with dielectric sheet of thickness small t which is less than d। ठीक है, तो ये एक छोटी सी डेरिवेशन है, इट इज वेरी इजी, देखना कितनी आसान है। डायग्राम बना लेते हैं। एक हमारे पास पॉजिटिव प्लेट आ गई जी, एक हमारे पास नेगेटिव प्लेट आ गई, और इसके बीच में हमने यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक शीट जो है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये सेपरेशन जो है इट इज कैपिटल डी, और इसकी जो थिकनेस है दैट इज स्मॉल टी। अब ये कहीं पर भी पड़ी हो, डजंट मैटर, चाहे ये वाली शीट इस प्लेट के साथ चिपका के रख दे, चाहे इस प्लेट के साथ चिपका के रख दे, इन बिटवीन कहीं पर भी रख दे, कैपेसिटेंस के फॉर्मूले पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मींस इसकी जो प्लेसमेंट है उसका कोई चक्कर नहीं है, जस्ट थिकनेस और डी का चक्कर है जो आप बच्चों ने समझना है। तो अभी हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि जो हमारे पास कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक अगर हम लिखें तो वो होती है बच्चे C नॉट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। इस फॉर्मूले को तो अच्छी तरह से ना अपने दिमाग में, दिलो दिमाग में बसा लो। ये एरिया, ठीक है। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अभी हम लिखेंगे कि भाई अगर हमने विद डाइलेक्ट्रिक लिखनी है तो क्या करें। विद डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू चार्ज विच इज Q। प्लेट के ऊपर चार्ज हमने Q ही दिया क्योंकि हम तो प्लेट को ही चार्ज दे सकते हैं ना। तो चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। तो यहां पर है V इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। अभी हम इस V को ही जस्ट फाइंड करेंगे और यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो रिलेशन है पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ये हम यूज करेंगे फॉर द यूनिफॉर्म फील्ड। देखिए, तो हमने लिखा जी यहां पर पोटेंशियल क्या है इन बिटवीन दीज प्लेट्स, व्हाट इज पोटेंशियल। तो दिस इज पोटेंशियल
sum of two potentials, potential inside डाइलेक्ट्रिक एक वहां पर प्लस पोटेंशियल इन एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस मींस जो वैक्यूम है। मैं दोनों चीजें आपको दिखाता हूं। डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो पोटेंशियल है, एक वो पोटेंशियल ले लेंगे हम यहां पर, और एक यहां जो खाली स्पेस है जहां मैंने अभी ये टिक लगाए हैं, या मैं इस स्पेस को ऐसे करता हूं, शेडिंग कर देता हूं, ये खाली स्पेस है यहां पर, वहां पर कितना पोटेंशियल है, इन दोनों का सम। क्योंकि ये दोनों पोटेंशियल बराबर नहीं होंगे, क्योंकि बच्चों इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ई नॉट, एक्सटर्नल फील्ड, जो फ्री चार्जेस की वजह से आई है। अगर हम उसको ड्रॉ करें तो यहां से यहां की तरफ हम ड्रॉ करेंगे ई नॉट, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो ईपी थी यहां पर, लेकिन यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनी थी हमारे पास ई, यहां पर वो एग्जिस्ट करती है, और वो जो ई है वो आपको पता है किसके बराबर है, दैट इज ई माइनस ई नॉट माइनस ईपी। तो ये अभी हमने बात करी थी, है ना। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफरेंट होंगे। तो फटाफट लिख लेते हैं। इनसाइड डाइलेक्ट्रिक हमारे पास आ जाएगा बच्चों, जो भी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इंटू डिस्टेंस। अब कितना डिस्टेंस है ये वाला, क्योंकि यहां पर भी एक्चुअली नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ पड़ा है और इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस है, तो इन दोनों में जो डिस्टेंस है, यहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, तो यहां पर जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल डी, थिकनेस, है ना। तो जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस प्लस एम्प्टी स्पेस की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नॉट, और वहां डिस्टेंस कितना है, डी माइनस डी, क्योंकि टोटल सेपरेशन कैपिटल स्मॉल डी है। स्मॉल डी में से आप थिकनेस टी को माइनस कर दोगे तो बाकी की जो स्पेस बचेगी उसकी सेपरेशन हमारे पास आएगी। तो ये हमारे पास एक रिलेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर ये जो ई है, इट कैन बी रिटन एज ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, ये आपको पता है ना जी, ये तो आपको पता है, क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन करी है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज बेसिकली रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। तो यहां से मैंने लिख दिया ई को, विच इज ई नॉट बाय एप्सिलॉन आर। अब यहां से ई नॉट मैं कॉमन ले लूंगा और अंदर बचेगा टी बाय एप्सिलॉन आर प्लस डी माइनस टी। ठीक है जी, ओके। अब हम करेंगे क्या, अब हम इस ई नॉट को सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट पुट कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो एक्सटर्नल फील्ड है ना, तो एक्सटर्नल फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। यहां पर ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जब हम उसको वहां पुट करेंगे, यू कैन सी इन ब्लैक कलर, मैं इसी पेज पे फिनिश करूंगा इसको। तो यहां अगर हम पुट करेंगे पुट इन 1, तो जब आप यहां पुट कर दोगे तो C इज इक्वल टू Q। अब Q को भी सिग्मा की टर्म्स में लिखना है, तो सिग्मा इंटू एरिया ऐसे लिख सकते हैं, और नीचे हमारे पास आ गया V इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां से उठा रहा हूं मैं, इंटू T बाय एप्सिलॉन आर प्लस D माइनस टी। तो ये हमारे पास बन गया। अब ये कैंसिल हो गए आपस में, A एप्सिलॉन नॉट ये आया हमारे पास, और बाकी बचा T by epsilon r plus D minus T। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक, और इसको आपने एज इट इज लर्न करना है और इसके साथ साथ ड्राइव करना भी इंपॉर्टेंट है। इतनी सी डेरिवेशन है, जस्ट ये 2-3 स्टेप्स में हम इसको ड्राइव कर लेते हैं। ओके, अब बच्चों एक स्पेशल केस करते हैं। अगर हम इस डाइलेक्ट्रिक को कंप्लीटली फिल कर दें, पूरा भर दें, तो क्या होगा इस एक्सप्रेशन में चेंज, तब D को आप T पुट कर दोगे, तो जब आप यहां पर T को D पुट करोगे ये टर्म 0 हो जाएगी, यहां पर T की जगह D आ जाएगा, एप्सिलॉन आर ऊपर चला जाएगा, तो फिर हमारे पास C बन जाएगा जो हमने कल लिखा था, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाय D। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो दिस इज द रिजल्ट फॉर कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक शीट पार्शियली फिल्ड। मैं लिख दूंगा पार्शियल फिल्ड। अगर कंप्लीटली फिल करेंगे विद डाइलेक्ट्रिक, तो फिर आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाय D।
नाउ एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, जैसे कि ग्लास के केस में 5 to 10 होता है ग्लास के लिए। अगर हम बात करें वाटर की तो पानी का एप्सिलॉन आर 81 होता है। तो ये सब मीडियम की प्रॉपर्टीज है ना, हमेशा 1 से बड़ा ही होता है। तो इसका मतलब है कि 1 से बड़े फैक्टर से आप इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो जो सी नॉट है विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो विद डाइलेक्ट्रिक जो आपके पास कैपेसिटेंस आती है वो एप्सिलॉन आर मतलब रिलेटिविटी परमिटिविटी जो भी होती है रिलेटिव परमिटिविटी, उससे मल्टीप्लाई कर दे सी नॉट को तो आपके पास सी डी आ जाएगा। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो स्पेशल केस है वो ये है हमारा कि अगर यहाँ मेटल होती, अगर इस केस में हमारे पास होती मेटल शीट, तो ये भी अलग से क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इजी है। तो हम देखते हैं फिर क्या होता है। तो मेटल के केस में ना बच्चे एप्सिलॉन आर जो होता है वो इन्फिनिटी होता है मेटल के केस में। अगर आप यहाँ पर एप्सिलॉन आर को इन्फिनिटी पुट कर दें, इस केस में अगर आप इन्फिनिटी पुट कर दें या यहाँ पर हम कंप्लीटली फिल करके इन्फिनिटी पुट कर दें, पहले यहाँ करते हैं पार्शियल वाले में। तो पार्शियल वाले में सी पार्शियल विद मेटल शीट, तो क्या होगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी, सिंपली है ना, क्योंकि ये वाली टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी। एप्सिलॉन आर इन्फिनिटी है तो टी बाय एप्सिलॉन आर विल अप्रोचेस टू जीरो, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। और अगर कंप्लीट फिल कर दें फिर यहाँ पर एप्सिलॉन आर को इन्फिनिटी पुट करना पड़ेगा, तो कंप्लीट फिल करने से कैपेसिटेंस जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगी। ये तो अजीब सी बात है, इन्फिनिटी हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि इनफाइनाइट हो जाएगी, इसका मतलब है मैक्सिमम हो जाएगी। अगर आपके पास दो मेटल की शीट्स हैं, है ना, इन दो मेटल्स की शीट्स को बीच में आपने एक और मेटल फिल कर दिया, तो ये तो एक मेटल का ही पीस बन गया ना, एक बहुत बड़ा, तो वो कैपेसिटर ही नहीं रहा, वो बन गया एक सिंगल कंडक्टर। तो सिंगल कंडक्टर की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है अकॉर्डिंग टू इट्स साइज एंड शेप वो आ जाएगा हमारे पास आंसर, तो इसलिए यहाँ इनफाइनाइट आंसर आता है, ठीक है। बट पार्शियल फिलिंग में आंसर हमारे पास ये आएगा, इस चीज का ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद पार्शियल फिलिंग ऑफ मेटल शीट एंड दिस इज विद डाइलेक्ट्रिक शीट। ओके, अब यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे मान लो आपको बोला कि भाई ये अरेंजमेंट है, एक एग्जांपल सिंपल। तो इस अरेंजमेंट में टोटल जो स्पेसिंग है वो d है, लेकिन हमने हाफ d/2 से वहां पर एक डाइलेक्ट्रिक रखा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स में आपको k से भी दिया जाएगा तो मैं k के साथ करवा दूं। अभी इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आपने फाइंड करनी है, तो यही फॉर्मूला लगा देंगे सीधा, c इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट अपॉन t की जगह आएगा बच्चों d/2, एप्सिलॉन आर की जगह मैं भी k लिख रहा हूं क्योंकि जैसे मैंने बताया कि भाई k भी लिख सकते हैं। यहां आ जाएगा जी d माइनस d/2, इसको सॉल्व करेंगे तो a एप्सिलॉन नॉट d/2 यहीं से बचेगा, वो मैं कॉमन ले लेता हूं, अंदर बचा 1/k प्लस 1, है ना, यही बचा ना, d/2 कॉमन आ गया, यहाँ 1 का फैक्टर बचेगा जब मैं d/2 कॉमन लूंगा, तो ये आ गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन गया 2a एप्सिलॉन नॉट बाई d इंटू 1 प्लस k, और एक के नीचे से जब एलसीएम लेके आप ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जिसमें आपको वैल्यूज भी दी जा सकती हैं, कुछ भी दिया जा सकता है, तो आपने ऐसे सॉल्व करना है, ये वाला फॉर्मूला आपने लर्न करना है, इट इज वेरी इजी टू लर्न। एक फॉर्मूला हमारे पास है वैक्यूम वाला a एप्सिलॉन नॉट बाई d, एक है कंप्लीट फिलिंग वाला a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r बाई d, एक है पार्शियल फिलिंग वाला which is a upon t by epsilon r plus d minus t, और एक है मेटल वाला, मेटल की पार्शियल फिलिंग a upon d minus t। तो ये चारों फॉर्मूले आज का आपका होमवर्क है, अच्छे से आपने लर्न करने हैं। और ये जो डेरिवेशन आज हमने करी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब हैविंग थिकनेस t which is less than d, it is very important। एक एग्जांपल करते हैं जिसमें इस तरह से प्लेट्स के इन बिटवीन दो डाइलेक्ट्रिक शीट्स हो, एक यहां पर हो, एक कहीं और पड़ी हुई है, ऐसे दो शीट्स हैं। टोटल सेपरेशन लेट अस सपोज d ही है,
लेकिन इसकी थिकनेस T1 है, इसकी T2 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। तो उस केस में ये फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई होगा? A एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रहेगा। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए है, जेई में, मेंस में और नीट में। ये क्वेश्चंस में डायरेक्ट फॉर्मूला आपने कैसे लगाना है मैं ये बता रहा हूँ। A एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहेगा, T बाय K है ना, उसकी जगह आ जाएगा T बाय K1 प्लस T2 बाय K2। तो ये वाले फैक्टर्स दो आ जाएंगे, प्लस अब ये वाला जो फैक्टर उसकी जगह आएगा D माइनस T1 माइनस T2। तो ये इस तरह से फॉर्मूला जो है मॉडिफाई हो जाएगा। उसमें दो थिकनेसेस आ गई हैं तो T भी दो हो गए, हमने जस्ट वहां सिंगल T था उसकी जगह T1 T2 आ गया। सिमिलरली अगर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी दो हैं तो T1 बाय K1 एक की कंट्रीब्यूशन हमने लिख देनी है और दूसरे की भी ऐसे लिख देनी है। तो ये फॉर्मूला ऐसे मॉडिफाई हो जाएगा। अब कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है जिसमें ये वाला जो थिकनेस होती है उसको ऐसे बोल देते हैं D/3 है जी, ये भी D/3 है। तो अभी हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों के K हैं, तो वो डिफरेंट वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करके आंसर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट है, इसको याद रखना। ये पार्शियल फिलिंग के लिए है ये वाला फॉर्मूला। व्हेन द कैपेसिटर इज फिल्ड पार्शियली विद डाइलेक्ट्रिक, इसको पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर भी बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला आपने डायरेक्टली अप्लाई कर देना, इसको अप्लाई करना तो आसान ही है। एक और एग्जांपल है, अगर हमारे पास दो शीट्स ऐसे पड़ी हुई हैं, अब दो डाइलेक्ट्रिक्स हैं हमारे पास बट दे आर कंप्लीटली फिलिंग, कोई स्पेस खाली नहीं छोड़ रहे, कंप्लीटली उसको फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, उसकी थिकनेस है T1 और इसके सामने यहाँ पर दूसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है और इसकी थिकनेस T2 है। तो इस केस में अभी हमने इस फॉर्मूले को कैसे मॉडिफाई करना है बच्चों? तो यहाँ पे अभी फॉर्मूला आ जाएगा C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट सिंपली T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है इसमें यहाँ मॉडिफिकेशन क्या होगी, D माइनस हम T1 माइनस T2 कर रहे थे ना, अब जब आप कंप्लीटली फिल कर दोगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो D है वो T1 प्लस T2 के बराबर ही है। तो ये वाली टर्म जो है ये टर्म जीरो हो जाएगी, है ना। तो इस टर्म को जीरो होने का मतलब है बाकी फॉर्मूला ये बचेगा। तो ये दो फॉर्मूले आपने यूज करने हैं जब कंप्लीटली फिल होगा। ये ना शॉर्टकट है, दिस इज अ शॉर्टकट मेथड, इसको ऑब्जेक्टिव टाइप में ही आपने यूज करना है।